आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, टर्म लोन्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये सब कैपिटल का एक पार्ट है। लेकिन जब भी इन्हें यूज़ किया जाता है तो इनकी कॉस्ट को भी देखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हम अपने पैसा अपने आप पे सेव कर रहे हैं, जैसे रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई, तो उनकी कॉस्ट सबसे कम होगी। नहीं, यूजुअल केसेस में उनकी ज़्यादा होती है, डेथ की कम होती है। तो उस चीज़ को नज़र में रखने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है, जिसमें नाना प्रकार के कई तरह के कॉस्ट निकालने के तरीके दे रखे हैं अलग अलग सिचुएशन में, डेथ के केस में, शेयर्स के केस में, टर्म लोन्स के केस में, सब के केस में। तो अगर स्पेसिफिकली बात देखी जाए तो 4 भागों में डिवाइड होती है हमारी कैपिटल, जिनके हम कॉस्ट निकालेंगे। या तो होता है कॉस्ट ऑफ डेथ, KD, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, KP, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE, एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, KRE। जिसमें से कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स जो है, जो पैसा हमने डिविडेंड ना बांटने के बजाय अपने पास रख लिया फ्यूचर में लगाने के लिए, वो इंटरनल फाइनेंस है और बाकी सब एक्सटर्नल फाइनेंस है। इंटरनल फाइनेंस हुआ तो उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट लग जाएगी, वो भी एक कॉस्ट है। हमने नहा दे के पैसा अपने पास रखा कि बाद में लगाएंगे, तो उसकी भी तो एक कॉस्ट है। तो ये होता है। सबसे पहले हम करेंगे कॉस्ट ऑफ डेथ। जब भी हम बाहर से बोरिंग्स लेते हैं तो उसके ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। उस सिचुएशन में यूजुअल केस में हम इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स करते हैं। जैसे 10 रुपये दिया, 100 रुपये ले रखा था, 10 रुपये हमने इंटरेस्ट दिया उस पर, तो 10/100 इज इक्वल टू 10%। लेकिन हम टैक्स भी पे करते हैं, और जैसे कि हमें पता है कि इंटरेस्ट जो है वो एक चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है, उसकी वजह से हमें कुछ टैक्स सेविंग भी होती है। तो जो नेट हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ डेथ इज I1 - T डिवाइड बाय 100 नेट प्रोसीड्स। कहने का मतलब ये है कि अगर 30% के टैक्स स्लैब में है तो 10 इंटू 1 - 30 इज इक्वल टू 70%, दैट इज 7/100 इक्वल टू 7%। तो कुछ 3 रुपये का हमें एक टैक्स बेनिफिट मिल गया, जो हम इसको एकोमोडेट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेथ निकालने के वक्त। अब जब हम कॉस्ट ऑफ डेथ निकालते हैं, कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी होती है, जो कॉस्ट उसके साथ एसोसिएटेड होती है। इशू करने के लिए सिक्योरिटीज़, प्रॉस्पेक्टस वगैरह निकाला, कुछ कमीशन दी, कुछ ब्रोकरेज दिया, तो वो हम नेट प्रोसीड्स में से, जो नेट होता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं ताकि नेट प्रोसीड्स आए। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। तो ये जो मैंने केस बताया था, ये था इररिडीमेबल डेथ के केस में। लेकिन जब रिडीमेबल होगा तो एक अलग सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ी होगी, क्योंकि हम अभी 95 रुपये पे चीज़ ले रहे हैं और हम 10 साल बाद उसे 100 रुपये की बेच देंगे, वापस दे देंगे। 100 रुपये हमें वापस दे देंगे हम। अभी हम 95 रुपये ले रहे हैं, इंटरेस्ट तो अलग दे ही रहे हैं। तो जो 5 रुपये है, ये भी तो हमारी एक कॉस्ट ही है। इसको भी तो हम डिवाइड करेंगे टू द पीरियड ऑफ टिल द डेट ऑफ द मैच्योरिटी। तो हमारा उस सिचुएशन में KD जो है हमारा कॉस्ट ऑफ डेथ बनता है I1 - T, जो एक नॉर्मल था, प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब रिडीमेबल वैल्यू इसलिए लिया हमने क्योंकि रिडीमेबल वैल्यू 105 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, ज़्यादा है कम। अगर कम होता है नेट प्रोसीड से तो हमारे लिए एक फ़ायदा है। हमने आज 95 रुपये लिए और हम 10 साल बाद 90 रुपये देंगे, तो वो हमारा 5 रुपये और फ़ायदा है, जो हम जैसे हम डिवाइड कर देंगे। और अगर हमने 100 रुपये देने हैं 10 साल बाद और अभी हम 90 रुपये हमारे को मिले, तो 10 रुपये हमारी वो कॉस्ट है। टोटल हो जाएगा फॉर्मूला I1 - T प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सब डिवाइडेड बाय, एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाय
नेट प्रोसीड्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू डिवाइड बाय 2। ऐसे हम निकालेंगे रिडीमेबल के केस में। दूसरा हमारे पास है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये भी कुछ हद तक डेट की तरह ही कैलकुलेट होता है, लेकिन इसमें जो डिविडेंड हम देते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, वो चार्ज नहीं होता प्रॉफिट पे, वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे नहीं आता, जिसकी वजह से जो टैक्स बेनिफिट हम ले पाते हैं वो हमें नहीं मिलता है। तो जो केस हमने डेथ में देखा उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होगा जो टैक्सेशन का होगा। इसे रिडीमेबल इररिडीमेबल के केस में बन जाएगा के पी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स। जैसे कि आई अपॉन एन पी था वैसे यहाँ पे डी अपॉन एन पी है। इसमें अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है हमें, तो हम डी वन प्लस डी डी टी डिवाइड बाई एन पी करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हमने 10 रुपये दिए 100 रुपये के प्रति, तो 10% कॉस्ट हो गई, लेकिन हमने 3 रुपये उसके ऊपर 30% जो है वो हमने DDT दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो हमारा टोटल हो जाएगा 1 प्लस 30% दैट इज 1.3, टोटल आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 13%। हमारी कॉस्ट बढ़ गई है उस केस में। सेम चीज़ कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में लगी डी 1 प्लस सी डी टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, एवरीथिंग डिवाइड बाय आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। बिकॉज इस सिचुएशन में भी हम जो रिडम्पशन के वक्त इंटरेस्ट या प्रीमियम का केस होगा उसमें भी हम डिस्काउंट या प्रीमियम का केस होगा उसको भी हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज वो भी हमारी एक कॉस्ट या इनकम है जो हमें कॉस्ट ऑफ निकालते वक्त देखनी पड़ेगी। अगला हमारे पास है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट की पेमेंट हर साल नहीं जाती, डिविडेंड नहीं जाता हर साल। मे बी आज 0 गया, अगले साल 10 लाख जाएगा, अगले साल शायद जाए ही ना, या कुछ साल तक जाए ही ना और कुछ साल तक दबा के डिविडेंड्स जाए। तो वो एक सिचुएशन होती है जिसकी वजह से एक प्रिजम्पशन एंड अजम्पशन के बेसिस पे हमको कई मेथड्स दिए होते हैं जिसके थ्रू हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल पाते हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है डिविडेंड यील्ड मॉडल और डिविडेंड प्राइस मॉडल। इसमें सिंपल सा केस होता है, हम लेते हैं के इज इक्वल टू डी पी एस अपॉन एम पी एस। ये यूजुअली फॉलो नहीं हो पाता क्योंकि इसके भी कई मायने हैं कि जो गलत है, एजम्पशंस है जो सही नहीं है। एवरी ईयर यू कांट एक्सपेक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड, वो पैसे चलेगा ही चलेगा। नेक्स्ट इज अर्निंग प्राइस मॉडल और अर्निंग यील्ड मॉडल। इसके तहत इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट्स द एंटायर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी वेदर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट। ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज कंपनी रिटेन अर्निंग्स भी रख लेती है कुछ हद तक, लेकिन शेयर होल्डर क्या सोचता है कि मेरे को EPS अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय MPS मार्केट प्राइस पर शेयर वो मिल जाए। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर सब कंपनी सब कुछ कटा के जो एक अर्निंग हुई है पर शेयर को 10 रुपये हुई है प्रति 100 रुपये के मार्केट प्राइस शेयर का जो है उसके तहत, तो 10% है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है बिकॉज हमने कहीं थोड़ी कॉस्ट तो हमें दी ही नहीं, तो उस सिचुएशन में हम देखा जाएगा बिजनेस रिमेन कांस्टेंट, जो गलत है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके तहत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट टू रिसीव डिविडेंड एवरी ईयर, और एक ग्रोथ के हिसाब वो देखते हैं कि हर साल में डिविडेंड कुछ ना कुछ ग्रो करता रहे। इसका जो फॉर्मूला है वो है K इज इक्वल टू T1 डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइड बाई PO प्राइस ऑफ द शेयर और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर और नेट प्रोसीड्स एट प्रेजेंट सिचुएशन प्लस G that is growth. D1 is equal to E1 minus B, that is expected earnings 1 minus B. B is the retention ratio. मतलब डिविडेंड क्या है, एक्सपेक्ट अर्निंग्स जो है हमारी 100 रुपये, 1 माइनस B इज़ द रिटेंशन रेशो, 20 रुपये हमने बचा लिए, तो 1 माइनस 20% 80%, 80 रुपीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज डिविडेंड। D1 is equal to DO 1 plus G, and
द ग्रोथ रेट ऑफ अ फर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन रेशो। ग्रोथ रेट जो है वो प्रोडक्ट है रिटेंशन रेशो बी इंटू आर का। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, यूजुअल केसेस में ये फॉलो किया जाता है काफ़ी हद तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड। नेक्स्ट एक इलॉजिकल मेथड है अर्निंग ग्रोथ मॉडल। ये कहता है के इक्वल टू ई पी एस अपॉन एम पी एस प्लस जी। इसका कहने का मतलब है कि कंपनी सब कुछ तो दे ही दे, जितना भी अर्न करे पर शेयर पे, प्लस एक ग्रोथ भी दे। तो थोड़ा सा इलॉजिकल भी है, इट इज़ नॉट दैट गुड। अब सबसे इम्पोर्टेंट मेथड पे हम आते हैं जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या CAPM, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क में बांट देता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। इन्वेस्टर कहता है कि मुझे एक इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए जितना एक गवर्नमेंट की फिक्स्ड सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट पे मिलता है, लाइक ट्रेजरी बिल्स, लेट्स से 8%। प्लस वो कहता है जो मैंने रिस्क लिया है, जो मेरा बीटा है, जो मैंने रिस्क लिया है, उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा और पैसा मिलना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द मार्केट रिस्क प्रीमियम। मतलब एक्सपेक्टेड अगर अर्निंग्स अगर मार्केट में 20% है और मैं 5% ही ले रहा हूँ, तो 15% जो मैं छोड़ रहा हूँ उसका जो मेरे को थोड़ा सा तो हिस्सा मिलना चाहिए, बीटा मिलना चाहिए, तो मैंने रिस्क लिया उसके तहत। तो इसका जो केस बनता है कि ये वो बनता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। दोनों के सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम बीटा से इंटू कर देंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके तहत हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। इन सब को निकालने के बाद हमें एक चीज़ और निकालनी पड़ती है, जैसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका कहना ये है कि टोटल जो हम हर चीज़ हमने लगा रखी है, डेथ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स है, इक्विटी है, टर्म लोन है, तो इन सब को मिला के एक अमाउंट, एक फिगर, एक परसेंटेज हमें पता चले, जिसे हम कह सके कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO। इसको निकालने का बेहद सिंपल तरीका है कि हम जो भी वेट्स हैं हर एक उसको वेट अलॉट करें, इक्विटी को, रिटेन अर्निंग को, डेथ को, प्रेफरेंस शेयर को, टोटल जो हमारे पास कैपिटल है उससे, इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट्स ऑफ कैपिटल। जिनकी भी इनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी उनसे हम इनटू कर देंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड था KO निकालना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। काफ़ी जगह आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आना चाहिए। अब आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स जो है, कहा जाता है कि यूजुअली लोग जो ज़्यादा नहीं सोचते उनको ये पता लगता है कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग तो ज़ीरो है, बिकॉज हम अपना पैसा ही लगा रहे हैं। लेकिन गलत, वो पैसा हम कहीं और भी तो लगा सकते थे। वो पैसा हम शेयर होल्डर्स को दे सकते थे डिविडेंड की तरह, हमने रखा अपने पास बाद में लगाने के लिए। तो उसके ऊपर कुछ इम्प्लिसिट कॉस्ट थी, कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, कुछ कॉस्ट जो हम नहीं देख पाए। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि उस सिचुएशन में हम जो पर्सनल टैक्स होगा शेयर होल्डर का उसको कंसिडरेशन में लेके जो ब्रोकरेज होगी, लेट्स से अगर उस समय कंपनी जो 20 रुपये हमने बचाए थे वो शेयर होल्डर को दे देती, तो उस पर कुछ पर्सनल टैक्स लगता है शेयर होल्डर का। वैसे तो इंडिया में डिविडेंड माफ़ है, लेकिन तब भी अगर और के मुकाबले देखा जाए तो कुछ पर्सनल टैक्स होता है उसके ऊपर, कुछ ब्रोकरेज वो आगे देता लगाने के उस पैसे को। तो 20 रुपये के मान लेते कि अगर 10% भी टैक्सेशन था तो 2 रुपये वहीं कट जाते, उसके बाद समझ लीजिए 3 रुपये ब्रोकरेज में कट गए, तो 15 मोटा मोटा 15 रुपये उसने आगे लगाए उस शेयर होल्डर ने। तो वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स थी वो 15% आ जाती है। KR इज इक्वल टू KE 1 माइनस TP 1 माइनस B। तो वो कंपनी कहती है कि वो एक्चुअल में हमें 15% पड़ा, 20 नहीं पड़ा,
शेयर होल्डर के भी अगर हाथ में आता तो वो 15 ही आगे लगा पाता, 20 नहीं लगा पाता। तो उस सिचुएशन में हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। हम ये नहीं कहते कि 20% की चीज़ थी, हम कहते हैं कि 15% का लॉस हो, 15% जो है मेरे को कॉस्ट पड़ रही है। इसमें हम DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी ले सकते हैं। KR=KE डिवाइड बाय 1 प्लस CDT रेट 1 माइनस बी, अगर CDT कंपनी को पे करना पड़ रहा है तो। एक और चीज़ हमारे सामने जो आती है वो आती है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये एक टर्म है, कॉपीराइट है स्टर्न एंड स्टीवर्ट के नाम पे। ये कहता है कि ये कॉर्पोरेट सरप्लस को अच्छे से डिफाइन कर पाता है। EVA इज द एक्सेस ऑफ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू द कैपिटल चार्ज। EVA इज इक्वल टू NOPAT माइनस कैपिटल चार्ज। कि जो भी हमारा कॉस्ट है कंपनी को जो पड़ रही है, KE, KRE, KP, KD, इन सब को माइनस करके जो NOPAT में से चीज़ हमारे पास बचेगी वो हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, जो कंपनी को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें वैल्यू को डाल रहा है कंपनी को। बाकी सब चीज़ें तो निकल ही गई, हमने पैसा दे दिया, उसका तो कुछ कर नहीं सकते अब हम। लास्ट टॉपिक जो है वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि जब हमें कैपिटल लगानी हो एक्स्ट्रा, लेट्स से वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाल ही लिया 20%, लेकिन अब 10 लाख और चाहिए, कहीं और से लगानी है, तो मार्जिनल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो कैसे निकलेगी, उसका ट्रीटमेंट अब जब मैं पढ़ूंगा नेक्स्ट डे आके, उसी हिसाब से मैं ऑडियो बनाऊंगा। टिल देन साइनिंग ऑफ, समीर दीवान। थैंक यू एवरीवन।